ये मैं क्या देख रहा हूं, मोदी जी ने अपने बॉस के बेटे को रुला दिया। एंड नहीं, यहां पर मैं अनंत अंबानी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो पुराने बॉस का बेटा है। मैं नए बॉस के बारे में बात कर रहा हूं, नितिन नवीन। ये पूरी वीडियो आपको आगे चल के दिखाऊंगा और इसके बारे में जरा बात भी करेंगे। एंड साथ में बात करेंगे अर्नब गोस्वामी, नोएडा टेकी डेथ के बाद अर्नब गोस्वामी इस टाइम पर इंडिया के पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। अब 11 साल से कहां था तू। इसी के साथ इस केस में किस तरीके से ज्ञानेश कुमार की बेटी को बचाने की कोशिशें करी जा रही हैं, लोगों के स्टेटमेंट्स बदले जा रहे हैं, ये भी आपको दिखाऊंगा। एंड एंड में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। अमेरिका का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा नमूना, सबसे बड़ी बेइज्जती करा चुका है डैनिश एमपी ने डोनाल्ड ट्रंप को खुलेआम एफ ऑफ बोल दिया है। वैसे मोदी जी, आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम कब लोगे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन सबसे पहले यहां पर बात करना चाहता हूं नितिन नवीन के साथ। कल ही ये पार्टी के प्रेसिडेंट बने हैं, कुछ ही देर बाद इनको इधर उधर धकेलना शुरू कर दिया पार्टी के लोगों ने। इस वीडियो में क्लियरली नजर आ रहा है कि मोदी जी नितिन नवीन को ठेलने का काम कर रहे हैं। नितिन नवीन जी, आप नए हो, आप प्लीज आगे से मोदी जी और उनके कैमरे के बीच में मत आना, नड्डा जी बहुत बार ठेले गए हैं। अब सबसे बड़ी आयरनी यहां पर यह कि कल ही मोदी जी कह रहे थे कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं, एंड थोड़ी देर बाद बॉस को ठेलने का काम शुरू कर दिया। अब इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार कौन से वाले बॉस है नितिन नवीन, एंड कितनी चलने वाली है इनकी पार्टी के अंदर। अध्यक्ष बनने के पहले दिन जब इनको इधर उधर ठेला जा रहा है, तो 1-2 साल बाद तो भैया कौन सी हालत हो जाएगी, चपड़ासी बनाकर बैठा देंगे इन्हें। मोदी जी अपने पार्टी में एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि अपने बॉस को खींचकर वापस लेकर आ रहे थे। कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया था उनका बॉस उनसे। अब वैसे यहाँ पर नितिन नवीन को खींचा जा रहा था या फिर धकेला जा रहा था, इससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये लोग बात करते हैं कि देखो किसी छोटे कार्यकर्ता को भी कितने अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो उनके सामने जरा ये वीडियो पेश कर दिया करो। इसी के साथ इस कार्यक्रम की एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। नितिन नवीन के बेटे को मोदी जी ने रुला दिया। बॉस भी सोच रहा होगा कि अबे जूनियर कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इस वीडियो को देखकर बस मैं ये कहना चाहता हूं कि ना ही देश संभल रहा और ना ही एक छोटा सा बच्चा यहां पर नॉर्मली खड़ा हुआ है, स्कार्फ से खेल रहा है। पीछे से मोदी जी आए, स्कार्फ साइड में किया, बच्चे को फोर्सफुली उठा करके टेबल पे बिठा दिया एंड बच्चा रोने लगा। एंड सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने 2 सेकंड तो उस बच्चे को देखा, उसके बाद उस बच्चे को भी इग्नोर कर दिया। वैसे संगी बुड्ढों का ना ये काफी बड़ा ट्रेट होता है मेरे घर में भी एक बुड्ढा नहीं बच्चा। बट सोशल मीडिया पे इसको लेके काफी डिस्कशन चल रहा है। मोदी जी ने जिस रूड वे में बच्चे को यहां पर उठाने का काम किया है, बच्चों को चाहिए होता है यहां पर लव, लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी के पास तो सिर्फ एक ही चीज है, लवड़े न भोजन। बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चे भी मोदी जी को देखकर रो रहे हैं। अच्छे दिन लोडिंग। अब चलो यहां तक तो एक बात होती है कि बच्चा तुम्हारे को देखकर रोने लग गया, एंड ये किसी के भी साथ कभी ना कभी हो सकता है, लेकिन तुम उसके बाद बच्चे को चुप ही नहीं करा रहे। अरे मोदी जी, बच्चे को चुप तो करा दो, बॉस का लड़का है। एंड इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ऑनेस्टली यहां पर जय शाह के लिए काफी बुरा लग रहा है। जो चीज नितिन नवीन के बेटे के साथ हुई है, वो अमित शाह के बेटे के साथ कितने सालों से हो रही होगी। मोदी जी आते होंगे, कान उमेड़ देते होंगे। अब मोदी जी ने इस बच्चे को चुप नहीं कराया, लेकिन नितिन नवीन अपने बेटे को लगातार चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनेस्टली दिखाता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना ज्यादा इनसेंसिटिव है। जो आदमी एक छोटे से बच्चे के इमोशंस को नहीं समझ सकता, वो पूरे देश के इमोशंस को आखिरकार कैसे समझेगा। एंड सबसे बड़ी बात, वो आदमी ये कैसे समझेगा कि इंदौर में जब वाटर कंटामिनेशन से 5 महीने के बच्चे की डेथ हो गई, तो उसके माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी। ये बात तो उसको समझ ही नहीं आएगी ना। खैर, इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग हंसी मजाक के साथ साथ इमोशंस को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। यहां पर बात करना चाहता हूं युवराज मेहता के बारे में, नोएडा का वो टेकी जिसकी रिसेंटली डेथ हो गई थी। हमने अलग अलग वीडियोस में इसके बारे में बात करी है, लेकिन अब अर्नब गोस्वामी भी इसके बारे में बात कर रहा है। सोचो कितनी बुरी सिचुएशन होगी कि अर्नब गोस्वामी इसके ऊपर शो बना रहा है एंड इंडिया के पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है। This is the least the government can do. This is the least the local administration can do. युवराज की डेथ के ऊपर अर्नब ने पूरा शो बनाया एंड सिस्टम को जम करके क्रिटिसाइज करने का काम किया। एक पूरा मोनोलॉग है जो अर्नब गोस्वामी का इस टाइम पूरे इंटरनेट पे ट्रेंड कर रहा है। अब वो अलग बात है कि अर्नब गोस्वामी ने एक बार भी यहां पर मोदी जी और योगी जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि भैया पेडिग्री मिलने की आस तो रहती ही है ना। लेकिन सिचुएशन यहां पर कितनी ज्यादा टेंस है, इससे आप क्लियरली ये चीज समझ सकते हो। अब यहां पर अर्नब गोस्वामी बात कर रहे हैं कि इंडिया की हालत कितनी ज्यादा खस्ता है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन युवराज मेहता वो भी कुछ इसी तरीके की सोच रखते थे। और उनके एक दोस्त की वीडियो इस टाइम पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर उनका एक दोस्त बता रहा है कि युवराज अक्सर इस बारे में बात करते थे कि कितनी खस्ता हाल है हमारे देश की, बैड रोड्स हैं। इनफैक्ट टैक्सेस हमारे से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लिए जाते हैं, लेकिन सर्विसेज हमारे को थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसी मिलती है यहाँ पर। इस वजह से युवराज मेहता देश छोड़कर जाना चाहते थे, जैसे कि नॉर्मल कोई भी हर बंदा यहाँ पर करना ही चाहेगा। जी, मेरे भाई से बहुत बातें होती थी एंड मैं बहुत क्लियरली इसको स्टेटमेंट बोलना चाहूँगा इस बात में, ठीक है। हम शायद चैट्स वगैरह में व्हाट्सएप पे आप देख सकते हैं।
तो वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में था कि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट, इंडिया के अंदर प्रिकॉश सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल नहीं है। उनकी दीदी खुद यूके सेटल्ड है, तो उन्हें पता था, तो वो भी खुद सोचते थे कि कहीं ना कहीं भी एक टाइम पे आके हम लोग सेटल, हम यूएस पापा के शादी वादी के बाद हम चले जाएंगे। भाई ट्रस्ट में, अगर तुम्हारे को डायबिटीज है तो खूब सारी चीनी खाओ और चीनी खा के मर जाओ, क्योंकि अगर तुम चीनी खा के नहीं मरे या फिर अगर तुम बीपी से नहीं मरे तो चांसेस हैं कि तुम सरकार की गलतियों से जरूर मर जाओगे। एंड सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि कुछ लोग इसको भी नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि यार मोदी जी क्या करेंगे, देश की सरकार क्या करेगी। एग्जैक्टली मोदी जी और देश की सरकार कुछ नहीं करेंगे। जब तुम ही कुछ नहीं कर रहे तो मोदी जी क्या कर लेंगे यहाँ पे आके। बट एक बार जरा अपने आप से सवाल पूछो, क्या ये सब चीजें नॉर्मल है? क्या एक शार्प टर्न पे साइनेज ना होना, बैरिकेटिंग ना होना नॉर्मल है? क्या पीने के पानी में सीवेज का पानी मिल जाना और लोगों की मौत हो जाना ये नॉर्मल है? क्या 4 साल में 150 से भी ज्यादा ब्रिजेस का कोलैप्स होना और लोगों का मर जाना उसमें नॉर्मल है? क्या दिल्ली के किसी मोहल्ले में 8 महीने तक पानी भरा होना ये नॉर्मल है? या फिर दिल्ली के पानी में यूरेनियम मिलना, सीएजी की एक रिपोर्ट है, ये चीज नॉर्मल है? इनफैक्ट छोड़ दो ये सारी बातें, कुछ महीने पहले एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हुआ, बहुत हल्ला हुआ उसको लेकर के, लेकिन आज तक तुम्हारे को क्या ये पता है कि वो प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ था? उसका एक्चुअल कल्प्रेट कौन था तुम्हारे को आज तक पता चला? लेकिन फिर भी तुम्हारे को फ्लाइट पे बैठना पड़ता है। जिंदगी जी रहे हो लेकिन फटी हुई हालत में, लेकिन मोदी जी से सवाल नहीं पूछेंगे भैया हम लोग। इनफैक्ट ये जो सेक्टर 150, आज मैं खुद यहां पर गया था एंड आपको फोटो दिखाना चाहता हूं। यहां पर एक तिराहा टाइप का था जहां पर फालतू का एक चबूतरा बनाया जा रहा है। अब इस चबूतरा बनाने में डेफिनेटली 20-25 या 50 लाख रुपए लग रहे होंगे। इन पैसों में से अगर 2-4 लाख रुपए भी लगा दिया जाते तो वहां पर क्या साइनेज नहीं लग सकता था? मतलब पैसे पूरे हैं इन बाबुओं के पास, इन नेताओं के पास, लेकिन इंटेंशन की पूरी कमी है, क्योंकि आपकी और मेरी जान सस्ती है और कोई कुछ बोलता भी नहीं यहाँ पे। एक्चुअली में जो पॉलिटिशियंस और ये जो बाबूज होते हैं ना, ये हमारे पैसों से सैलरी लेते हैं। एक्चुअली में ये हमारे सेवक हैं, हमारे नौकर हैं, लेकिन हम इनको भगवान की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं एंड उसके बाद ये हमारे को 4-6 लाते भी मारते हैं। हमारे को उससे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हम हैं इनके अंधभक्त। अब नोएडा के इस पूरे मैटर में ज्ञानी ज्ञानेश की बेटी को बचाने की कोशिश चल रही है। 4 दिन बाद नोएडा की डीएम इस साइट पर पहुंची जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था। 4 दिन से क्या कर रही थी? वेकेशन पर थी। अभी रिसेंटली नोएडा में एसआईआर हुआ था एंड मेधा रूपम उस टाइम पर काफी ज्यादा एक्टिव थी, लेकिन सडनली एकदम से इनएक्टिव हो गई। इनफैक्ट 4 दिन बाद भी यहां पर आके मीडिया के सवालों का एक भी जवाब इन्होंने यहां पर नहीं दिया एंड लोगों के स्टेटमेंट्स चेंज कराए जा रहे हैं। वो बंदा जो थ्रू आउट ये बोलता रहा कि सरकारी महकमे की गलती है, उससे ये कहलवा दिया कि सरकार तो यहां पर बहुत कोशिशें कर रही है, प्रशासन ने बहुत एफर्ट्स करी है। एंड फाइनली मुनिंदर नाम का ये जो चश्मदीद है, अब ये बता रहा है कि मेरे ऊपर पुलिस ने प्रेशर डाला था कि ये मीडिया वाले तो आजकल में चले जाएंगे, तुम्हारे को और हमारे को यहीं पर रहना है। ये साफ साफ धमकी है। इसके अलावा युवराज मेहता का क्या सोचना था ये तो मैंने आपको बताया। उनके फादर से अब ये बात कहलवाई जा रही है कि हम तो बस योगी जी के दर्शन कर लें, हम उसमें खुश हो जाएंगे एंड प्रशासन तो यहाँ पर बहुत कुछ कर रहा है। हमने उनसे अपनी इच्छा भी जाहिर की, अनुरोध किया है कि एक बार योगी जी का भी दर्शन हो, दिल को तसल्ली हो जाए। इसके लिए हमने उनसे आग्रह किया है और शर्मा जी आए हैं, शर्मा साहब, और उन्होंने सारी उचित कार्रवाई, उचित सहयोग का आश्वासन दिया है। तो सरकार की तरफ से हम आश्वस्त हैं कि हमें सही सहयोग मिलेगा, उचित दिशा में। सबसे बड़ी, अगर युवराज मेहता के फादर ने एक्चुअली में ये बात दिल से बोली है तो मैं युवराज के लिए एक्चुअली इस टाइम पर सॉरी फील कर रहा हूं, क्योंकि उसके फादर ही उसके साथ उसकी लड़ाई में यहां पर नहीं खड़े हुए। उसको जस्टिस आखिरकार कैसे मिलेगा? सिस्टम के वो लोग जो युवराज मेहता के सामने खड़े थे फिर भी युवराज मेहता को नहीं बचा पाए, उनको आखिरकार यहां पर किस तरीके से अकाउंटेबल ठहराया जाएगा अगर उसके खुद के फादर इस तरीके की बातें कर रहे हैं? अब मेरे हिसाब से यहां पर यह हो सकता है जिस तरीके से मुनिंदर के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था, उस तरीके से युवराज के फादर के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा रहा हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बुजुर्ग आदमी है, अकेले रहते हैं, प्रेशर बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन ये सब चीजें क्यों करी जा रही हैं? जिससे कि किसी तरीके से नोएडा की डीएम को ना हटाया जाए। नोएडा के सीईओ को हटा दिया गया एंड नोएडा का सीईओ जो होता है नोएडा के डीएम से और ज्यादा पावरफुल पोजीशन होती है यूपी के अंदर, लेकिन नोएडा के डीएम को नहीं हटाया जा रहा। क्यों? क्योंकि नोएडा के डीएम के पापा की जो पोजीशन है वो और ज्यादा ऊपर है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी एटीट्यूड है, इससे हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे जिंदगी में इससे क्या बदल रहा है? तो भैया अभी नहीं बदल रहा है, लेकिन एक ना एक दिन ऐसे किसी मोड़ पे तुम्हारी गाड़ी भी सीधी चली जाएगी और उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। ज्यादा टेंशन हो गई, ज्यादा टेंशन मत लो, आज ही दुनिया खत्म नहीं हो रही। आगे बढ़ना चाहता हूं, अगली खबर के बारे में बात करना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी की तो होती रहती थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की भी इंटरनेशनल बेइज्जती होनी शुरू हो चुकी है। ग्रीनलैंड के मैटर में डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा अग्रेसिव है एंड अब उसी मैटर के अंदर एक डैनिश एमपी ने डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया है एफ ऑफ। Let me put this in words you might understand. Mr. President, fuck off. ये जो गाली दे रहा है
कोई। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के अत्याचार के बाद लोगों की जबानें नहीं खुल रही है, एंड आपको अच्छे से पता है मैं कौन से लोगों की यहां पर बात कर रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ डेनमार्क के एक सिर्फ एमपी, ऐसा नहीं कोई वहां के प्रेसिडेंट, कोई वहां के बहुत बड़े मंत्री वगैरह, सिर्फ एक एमपी भी आके यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को एफ ऑफ बोल रहे हैं। अब जरा इसको ठंडे दिमाग से समझो, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा हुआ और $1 बिलियन की अब फीस भी देनी पड़ सकती है हम लोगों को, एंड 10 तरीके की मौकरी हमारी रोज रोज यहां पर करी जाती है। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध इन्होंने रुकवा दिया, ये भी बात बोली जाती है। उसके बावजूद भी हम डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लेके दे रहे। लेकिन क्या सारे वर्ल्ड के लीडर्स ऐसे ही सो कॉल्ड 56 इंच हैं? ऐसा नहीं है, एक्चुअल 56 इंच भी यहां पर बैठे हुए हैं। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले मैंने आपको दिखाया था जोहरान ममदानी, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर उनको क्रिटिसाइज करने का काम किया था। एंड यहां पर ये डेनमार्क के एमपी जो क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे हैं एफ ऑफ। कोई हमारे यहां से भी बोल दो यार प्लीज। अभी यहां पर राहुल गांधी को गाली देनी हो या फिर किसी विपक्ष के नेता को गाली देनी हो तो सब लोग निकल कर आ जाएंगे और गंदी से गंदी गालियां देनी शुरू कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक चू तक नहीं निकलती इन लोगों से। 56 इंच प्रो मैक्स। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप छिछोराई पे यहां पर उतरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली इमैनुअल मैक्रोन के साथ अपने व्हाट्सएप मैसेजेस को लीक कर दिया अपने सोशल हैंडल से। ये ठीक वैसे जैसे ब्रेकअप के बाद शोना बाबू की हरकतें होती है, निब्बा निब्बी यहां पर एक दूसरे के मैसेजेस पब्लिक कर देते हैं, लीक कर देते हैं, उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इमैनुअल मैक्रोन के मैसेजेस को लीक कर रहा है। अभी मैसेजेस लीक हुए हैं व्हाइट हाउस से, लेकिन यहां पर हालत खराब हो चुकी है दिल्ली के अंदर। एंड क्यों, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। इमैनुअल मैक्रोन कुछ टाइम पहले सड़क पे चलता और डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहा था, माय फ्रेंड डोनाल्ड। एकदम से सारी फ्रेंडशिप की हवाइयां निकल गई। अब डोनाल्ड ट्रंप इमैनुअल मैक्रोन को अपना फ्रेंड बताते थे, उसके बाद भी उनकी चैट्स को लीक कर दिया। कहीं ऐसा ना हो गलती से मोदी जी की चैट्स को लीक कर दे डोनाल्ड ट्रंप। एक बार जरा इमेजिन करो कि अगर मोदी जी की चैट्स को लीक कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन चैट्स में क्या मिलेगा? सर मैं प्लीज कम टू सी यू सर, सर प्लीज सर आई वॉच्ड योर एप्स्टीन फाइल सर प्लीज स्पेयर माय फ्रेंड अडानी सर प्लीज सर प्लीज डोंट गिव मी तारीफ, ओ मतलब टैरिफ। एंड सबसे मजे की बात यहां पर थोड़े दिन पहले एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप की फोटोज लीक हो रही थी, एंड अब दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने मैसेजेस को लीक कर रहा है। मैसेज में यहां पर इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से ग्रीनलैंड मैटर के बारे में बातें करी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि G7 समिट सेटअप कर देंगे दावोस के बाद इमैनुअल मैक्रोन, एंड सब लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं और सब लोग उस पर सारी बातें कर लेंगे। इस तरीके की बातें यहां पर मैसेजेस में सामने आई हैं। लेकिन कितने बड़े छिछोरेपन की बात है कि एक वर्ल्ड लीडर दूसरे वर्ल्ड लीडर के मैसेजेस को, व्हाट्सएप मैसेजेस को सोशल मीडिया पे लीक करने का काम कर रहा है। इसी के साथ यूएसए और यूरोपियन यूनियन ये काफी ज्यादा आमने सामने आ चुके हैं ग्रीनलैंड के मैटर के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी हाथ में ग्रीनलैंड चाहिए चाहिए चाहिए। एंड डोनाल्ड ट्रंप फिर से यहां पर इस बात को क्लियर कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि डेनमार्क का पार्ट है ग्रीनलैंड, और डेनमार्क नेटो का एक पार्ट है। नेटो का यह हिसाब होता है कि कोई भी अगर एक बंदे के ऊपर अटैक करेगा तो सब लोग एकदम से सारे झुंड में साथ में आ जाएंगे। अब डेनमार्क तो नेटो का पार्ट है, लेकिन यूएस भी नेटो का पार्ट है। ऐसे में हो यहां पर यह रहा है कि नेटो के अंदर एक स्प्लिट हो सकता है, पॉसिबली, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ। एंड यहां पर कोई छोटे मोटे स्प्लिट के बारे में हम बात नहीं कर रहे। अमेरिका निकल जाना, जो कि पूरे वर्ल्ड का एक सुपर पावर है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी डील होगी। इससे होगा क्या और हमारे को कैसे फर्क पड़ेगा ये भी जान लो। नेटो के स्प्लिट से वेस्ट जो है वो एक तरीके से तितर बितर हो जाएगा और काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। और अगर वेस्ट कमजोर हुआ तो चाइना के पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी यहां पर अपनी स्ट्रेंथ शो करने की। अगर चाइना ऐसे में अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है तो पूरे वर्ल्ड पे चाइना की डोमिनेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड अगर चाइना की डोमिनेंस बढ़ जाती है तो ये किसी बच्चे को भी पता है कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, हम यहां पर कर रहे हैं खंबा बाबा और कुत्ता बाबा। इमेजिन करो इतनी सीरियस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है एंड फ्रांस खुद यहां पर इन्वॉल्व है, इंडिया भी इन्वॉल्व है एक तरीके से, क्योंकि इंडिया को भी बोर्ड ऑफ पीस में बुलाया गया है। एंड हम यहां पर अपना कोई स्टैंड ही नहीं रख रहे। अब मीडिया तो इन चीजों के बारे में कभी बात नहीं करेगा क्योंकि सरकार नहीं चाहती, एंड जो सरकार चाहती है वही गोदी मीडिया करता है। लेकिन हमको इन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। आपका इन सब चीजों के बारे में क्या सोचना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।